हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्याय 6 में अध्ययन करेंगे विनिर्माण उद्योग के बारे में कि विनिर्माण उद्योग क्या होता है। तो आइए हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले एक कहानी के माध्यम से दिया गया है कि दिवाली के अवसर पर हरीश जो है अपने माता-पिता के साथ बाजार गया है और उन्होंने उसके लिए कपड़े, जूते खरीदे। उसकी माँ ने बर्तन, चीनी, चाय, मृदा के दीप ये सारी चीज़ें खरीदी तो हरीश ने देखा कि दुकानें तो अत्यधिक सामान से भरी थी। चीज़ों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वो हैरान था। उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी ये सारी चीज़ें बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं तथा दीप जैसी चीज़ें तो व्यक्तिगत तौर पे कारीगरों द्वारा घर में ही बना ली जाती है। तो ये दे रहे कि आप इन उद्योगों के विषय में जानते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें क्या सीखने को मिला है? यही कि जो कि अध्याय का नाम है विनिर्माण उद्योग। यानी जो भी चीज़ों का जिन-जिन उद्योगों में निर्माण हो रहा है, यानी विनिर्माण मतलब पुनः मतलब कच्चे माल से उनको एक तैयार माल में तैयार किया जा रहा है। तो इसी के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए यहाँ दिया भी है कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके उसे अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। यानी कच्चे माल से उसको मूल्यवान पदार्थ में, उत्पाद में, वस्तु में तैयार कर देना ही विनिर्माण कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि कागज लकड़ी से बनते हैं, चीनी गन्ने से बनती है, लोहा इस्पात लौह अयस्क से, एल्युमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। ये सारी चीजें ये सब कच्चे माल है। इसी के विनिर्माण के थ्रू विनिर्माण प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग द्वारा इसको एक नया रूप दे दिया जा रहा है। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। तो कपड़े भी बनते हैं और उनका रेशा जो तैयार किया जाता है, जैसे कि तैयार के द्वारा बाद में फिर कपड़ों का निर्माण किया जाता है। द्वितीय कार्य में लगे व्यक्ति कच्चे माल को क्या करते हैं, परिष्कृत वस्तु में परिवर्तित कर देते हैं। यानी जो कच्चे माल को उत्पादन कर ले रहे हैं, जैसे कि लोहा का खनन कर रहे हैं, अनाजों का उत्पादन कर रहे हैं, रेशे का उत्पादन कर रहे हैं, वो हो गए प्राथमिक सेक्टर में। अब यहाँ पे दे रहा है कि द्वितीय कार्य कहा जाता है, यानी जो उन कच्चे मालों से पुनः दूसरी रूप की वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, उन्हें हम द्वितीय कार्य के अंतर्गत रखते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से निर्माण कर रहे हैं, तो विनिर्माण करता आते हैं द्वितीय वर्ग के अंतर्गत। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी, पेय पदार्थों संबंधी उद्योग में लगे जो श्रमिक है इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं और कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत जो भी विनिर्माण उद्योग है इसके विषय में हम पढ़ेंगे। किसी भी जो देश होती है उसकी आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से ही मापे जाते हैं। जितना उच्च विकास होगा विनिर्माण क्षेत्र का, उतना ही विकास उस देश का होगा। आइए हम देखते हैं विनिर्माण का महत्व क्या है। क्या महत्व है विनिर्माण का? ये विनिर्माण उद्योग जो है सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ ये समझे जाते हैं। क्यों? क्यों विनिर्माण आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं? आइए एक तत्व करके देखते हैं तथ्य। जैसे यहाँ दिया है कि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हैं, वरन द्वितीय व तृतीय सेवाओं में भी रोजगार उपलब्ध करा के कृषि पर हमारी निर्भरता को ये कम करते हैं। देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी, गरीबी उन्मूलन ये की भी एक आवश्यक शर्त है। तो भारत में जो सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र है इसमें लगे उद्योग हैं, इसी विचार पर आधारित किए गए थे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, इन सबको दूर किया जा सके। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय समानताओं को कम करना था, ताकि पिछड़े क्षेत्र में भी हम उद्योग लगा के वहाँ पर रोजगार लोगों को दे सके और उनके बीच उत्पन्न जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं उनको खत्म किया जा सके। आगे है कि निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ाता है, जिससे कि अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और विदेशी मुद्रा भी हमारे क्या करता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है। वे देश ही विकसित है जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास देखें तो विविध और शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है, यानी तीव्र गति से यहाँ भी विविध प्रकार के औद्योगिक विकास हो रहे हैं। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है, हम अलग नहीं मान सकते, क्योंकि कृषि कच्चा माल देता है और उद्योगों में उन्हीं कच्चे माल का प्रयोग करके वस्तुएं विनिर्माण की जाती हैं। उदाहरणार्थ भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों में कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया गया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है
और इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, कृषि औजार आदि सब क्या है, इन सारी चीजों पर किसान निर्भर है। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पाद को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफी नहीं है, हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, तभी क्या हो सकता है। जब उच्च कोटि की होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी, तभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएगी और भारतीय वस्तुएं जो तैयार की जाती है वो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार उसमें टिक पाएंगी। आइए हम देखते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान क्या है। देखिए, पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में जो विनिर्माण उद्योग है, इसका योगदान 27% में से मात्र 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस और विद्युत ऊर्जा का योगदान है। इस वजह से अब भारत की अपेक्षा हम जैसे अन्य पूर्वी एशियाई देश हैं, इसमें विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। वहीं भारत में मात्र 17%, 10% हो जाए तो 27%। और वहीं पूर्वी एशियाई देशों में कितना है, 25 से 35%। पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है और बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक 12% अपेक्षित है कि अगले वर्षों में जाके 12% हो जाएगी। वर्ष 2030 से दिया कि विनिर्माण जो क्षेत्र है, इसका विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। और इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद, ये राष्ट्रीय विनिर्माण परिषद प्रतिस्पर्धा परिषद यानी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की भी स्थापना की गई है, इस उद्देश्य से ही कि ताकि उच्च कोटि की वस्तुओं का निर्माण हो सके। आगे है कि औद्योगिक अवस्थिति। देखिए, जो औद्योगिक अवस्थिति है, उद्योग की स्थापना स्वभावतः जटिल तो है, लेकिन इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से भी प्रभावित होती है। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहाँ की ये कारक सारे एक साथ उपलब्ध हो, जहाँ इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण भी प्रारंभ होता है और कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकीकरण, नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। नगर उद्योगों को हम देखें तो बाजार तथा सेवाएं जैसे कि बैंकिंग हो गई, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि की उपलब्धता कराते हैं। और नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे सम्मोहन बचत, एंग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर देखें तो धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूह भी स्थापित हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यहाँ पे परिवहन खर्च भी बचता है, इसलिए वहीं पे क्या होते हैं, बहुत सारे उद्योग स्थापित हो जाते हैं। स्वतंत्रता से पहले देखें तो अधिकतर जो विनिर्माण उद्योग थे, इनकी स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे मुंबई, कोलकाता व चेन्नई। परिणाम स्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे, जो कि ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश उसके हिंटरलैंड से घिरे हुए थे। नहीं, बीच में नगर था और चारों तरफ क्या था, ग्रामीण क्षेत्र घिरा हुआ था। आगे हम देखते हैं कि जैसे कोई उद्योग होता है तो उस उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। नहीं, जहाँ पे उस उद्योग को स्थापित करने न्यूनतम लागत लग रहा है, वहीं पे उसकी स्थापना की जाएगी। सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को क्या करता है, प्रभावित करता है। जहाँ पे अच्छे उच्च कुशल श्रमिक हैं, सस्ते दाम पे श्रमिक मिल रहे हैं, ये भी सारी चीजें उद्योगों को प्रभावित करती है उसकी स्थापना को। आगे हम देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। देखिए, रोजमर्रा के इस्तेमाल के विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची हम बनाएं तो जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब हो गया, वनस्पति तेल हो गया, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि, ये सारी चीजें हम उपयोग करते हैं। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से हम समझ सकेंगे। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पे। तो देखिए, कृषि आधारित उद्योग हम वर्गीकृत कर सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र हो गया, आपका ऊनी वस्त्र, पट, रेशम,
वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी, ये सारे और वनस्पति तेल, ये सब कृषि पर आधारित है। कृषि के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से हमें मिलते हैं। खनिज आधारित उद्योग हो गया, इसमें लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमीनियम, मशीन, औजार, पेट्रोल, रसायन उद्योग, ये सारी चीजें शामिल करते हैं। तो इस प्रकार हमने प्रयुक्त कच्चा माल, यानी ये प्रयुक्त हमने कच्चे माल के आधार पर ये डिवीजन कर लिया, कृषि आधारित और खनिज आधारित। आगे हम देखते हैं प्रमुख भूमिका के आधार पर। प्रमुख भूमिका के आधार पर क्या है, तो आधारभूत उद्योग, यानी आधारभूत उद्योग वो होते हैं जिनके उत्पादन या कच्चे माल पे दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग। इस पे बहुत सारे उद्योग क्या हैं, डिपेंडेंट हैं। दूसरा हो गया उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता यानी इसमें खाने वाली चीजों का उपयोग करने वाली चीजें, मतलब जो हमारे दिनचर्या में काम आए, इन सबको उत्पादन किया जाएगा। जैसे जो उत्पादन उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंत मंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। अब हम देखेंगे पूंजी निवेश के आधार पे क्या होगा, उद्योगों को वर्गीकृत कितने भागों में किया गया है। पहला देखते हैं, यहाँ देखिए एक लघु उद्योग होता है। इसको परिसंपत्ति की एक इकाई पे अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है लघु उद्योग को। यह निवेश सीमा समय के साथ साथ परिवर्तित भी होती रहती है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदल गया है और वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार किया गया। यानी लघु उद्योग की पूंजी कितना होगा, वर्तमान समय में माना गया कितना, 1 करोड़ रुपए। अब हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पे। यहाँ पे देखिए स्वामित्व के आधार पे दिया है, तो स्वामित्व के आधार पे उद्योगों में देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र यहाँ पे दिया है, यानी इसमें लगे जो सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग होता है, सार्वजनिक क्षेत्र में लगे उद्योग। जैसे कि भारत में हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गया, भेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, ये सारी चीजें क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की है, सरकार का इस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण है। अगला है कि निजी क्षेत्र के उद्योग। इसमें देखिए जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा ही संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है, जैसे टिस्को हो गया, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग आदि, ये सारी चीजें हैं। संयुक्त उद्योग हो गया, इसमें वैसे उद्योग जो कि राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमें भारत में 3 तरह, मतलब इसमें से देखा जाए तो एक तो संयुक्त हो गया, निजी प्राइवेट सेक्टर वाले, सार्वजनिक हो गए। तो भारत कैसा माना जाता है, एक संयुक्त उद्योग या इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था, हम इसके अंतर्गत अधिकतर आते हैं। आगे हम देखते हैं कि सरकारी उद्योग, नहीं सरकारी नहीं, हमने सरकारी देखा, ये है सहकारी, यानी जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है, कई लोगों का संयुक्त रूप से इस पर अधिकार होता है और लाभ हानि का विभाजन भी अपने अनुपातिक कर लेते हैं। महाराष्ट्र के जो चीनी उद्योग है, केरल के नारियल पे आधारित उद्योग, ये सारे सहकारी उद्योग हमें उधर देखने को मिल जाएंगे। देखिए आगे दिया है कि कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पे, तो भारी उद्योग इसमें शामिल है लोहा तथा इस्पात आदि। हल्के उद्योगों को देखें तो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग, ये सारे हल्के उद्योग के अंतर्गत रखे जाते हैं। देखिए इसमें दिया है कि आप कच्चा माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर निम्न 2 वर्गों में विभाजित करें, कच्चे माल और भार के आधार पे। और देखिए इसमें दिया है, हम बांट सकते हैं। हम आगे देखते हैं उसका बांटेंगे। हम देखते हैं कृषि आधारित उद्योग। देखिए कृषि आधारित उद्योग में देखते हैं हम कि सूती वस्त्र हो गया, पटसन हो गया, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल, ये सारे क्या है, कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित हैं। वस्त्र उद्योग की थोड़ी विस्तृत व्याख्या देखें तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है। क्यों? क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान भी है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण और आत्मनिर्भर भी है, ये वस्त्र उद्योग। इसमें भी कई प्रकार के, जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया। सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित
वस्त्रों से क्या कर पा रहे थे, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। वो काफी मशीनों का प्रयोग करके सस्ते वस्त्र तैयार कर ले रहे थे, कम समय पे कम कीमत में बेचते भी थे बहुत ज्यादा लाकर। इसी प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय बाजार से क्या हुआ कि जो भारतीय वस्त्र थे वो खत्म होने लगे। देखिए आगे दिया गया जो पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग था यह स्थापित किया गया था 1854 में मुंबई में लगाया गया था पहला सूती वस्त्र उद्योग। आगे देखते हैं यूरोप दो विश्व युद्धों से जूझ रहा था। भारत इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन भी मिला। आगे हम देखते हैं कि आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमीयुक्त जलवायु आदि कारकों ने क्या किया, इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कटाई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह जीविका भी प्रदान करता है। तो इस उद्योग के कारण रसायन रंजन, मिल स्टोर, पैकेजिंग सामग्री, इंजीनियरिंग उद्योग की मांग भी बढ़ती है और फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। आगे हम देखते हैं कि यदि कटाई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में केंद्रित है, यानी इधर हम देखें तो कपास उत्पादन की वजह से और मतलब यहाँ पे वस्त्र उद्योगों के जो मिल है या फिर श्रमिक इसमें काफी लगे हुए हैं। लेकिन आगे दिए कि सूती, रेशम, जरी, कांसीदारी आदि की जो बुनाई है इसमें परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रित है, यानी कौशल की भी आवश्यकता पड़ती है सारे जरी कसीदाकारी के लिए। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन वो जो बुना वस्त्र है कम गुणवत्ता वाला होता है क्योंकि यह देश में उत्पादित कच्चा उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। तो बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों द्वारा वो मिलों में यहाँ पे किया जाता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान कराता है। आगे हम देखते हैं, जिस प्रकार से हमने ये देखा कि हमारे देश में यहाँ पे जैसे दिया है कि हमारे देश में विद्युत चालित करघों और हथकरघों द्वारा निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखाना द्वारा निर्मित लूमेज को कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है। आइए हम आगे देखते हैं इसमें कि भारत देखें तो जापान को सूत का निर्यात करता है और भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंग्लैंड है, रूस है, फ्रांस है, पूर्वी यूरोपीय देश और नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीका, ये सारे देश है जो कि भारत में बने जो सूती वस्त्र इसके आयातक हैं। सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है और यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। हमारे जो कताई कारखाने हैं इसमें विश्व स्तर पे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। हम जो सूत पैदा करते हैं इसका उपभोग करने में सक्षम है, लेकिन बुनाई और कताई तथा प्रक्रमण इकाइयां देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती है। तो इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने हैं तथा अधिकतर छोटे व बिखरी हुई इकाइयां ही हैं, जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को ही पूरा कर पाता है। यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात भी करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक तथ्य दिया है कि धागा 85 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। अगर यह पतलून के रूप में बेचा जाए तो इसकी कीमत 800 रुपए प्रति किलोग्राम है। पतलून तैयार माल के रूप में बेचा जाए तो रेशे से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से परिधान बनाने में प्रत्येक चरण का मूल्य क्या होता है, मूल्य आगे ना जाकर वो बढ़ता जाता है। यद्यपि लंबे रेशे वाले कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, तथापि इसे आयात करने की आवश्यकता पड़ती है, जो लंबे किस्म के जो रेशे हैं उनको। आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ दिया है कि यानी लंबे रेशे की भी आयात करने की आवश्यकता महसूस की ही जाती है। आगे जैसे दिया है कि विशेष बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्र में अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने नई मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है। अन्य समस्याओं में कम श्रमिक उत्पादकता, कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा आदि सारी चीजें शामिल हैं। पटसन उद्योग देखते हैं। पटसन उद्योग में भारत जो है पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है और बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है।
वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80% उद्योग थे। 11-12 की बात कर रहे हैं, 10-11 की। इनमें अधिकांशतः पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पे 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक सकरी मेखला, इसी में हम कहेंगे पटसन पट्टी के रूप में हम जान सकते हैं उसे। देखिए, जो पहला पटसन उद्योग था कोलकाता के निकट ही लगाया गया था, रिसरा में। रिसरा नामक स्थान पे 1855 में लगाया गया। 1947 में देश विभाजन के पश्चात पटसन मिले तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जो जूट उत्पादक क्षेत्र था, ये पूरा क्या हुआ, पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चले गए थे। तब पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भारत से अलग हुआ था, तो जो भी उत्पादक क्षेत्र थे वो उधर और पूर्वी भाग में थे ही, तो वो उसमें चले गए। हुगली नदी तट पे इनके स्थित होने के निम्न कारण है। जैसे इन कारणों में है कि पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, इसलिए वहाँ निकट निकट है, इस वजह से उस क्षेत्र में स्थापित किया गया है। सस्ता जल मिल जाता है, परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल बिछाया है, कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना ये कारण है। कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल मिल जाता है। पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश से भी सस्ता श्रमिक वहां पे आ जाते हैं। कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधा वो उपलब्ध करा देता है कोलकाता बंदरगाह। आगे की इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र, थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा भी शामिल है। उन्हें प्रतिस्पर्धा भी करना पड़ता है इस उद्योग में। यद्यपि जो पटसन है, पैकिंग के अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग भी बढ़ी है। तथापि मांग बढ़ाने हेतु उत्पाद में विविधता भी आवश्यक है। उत्पादों में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाए तो क्या है, मांग बढ़ेगा। पटसन के प्रमुख खरीदार है अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे भारत के पटसन के खरीदार हैं। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव निम्नीकरण पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादों के लिए अवसर प्रदान किया है। आगे है कि देखते हैं हम चीनी उद्योग के बारे में। देखिए, भारत का जो चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ और खांडसारी की बात करें तो इसमें इसका पहला स्थान है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है और ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा भी जो है घट जाती है। तो चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैले हैं। और चीनी मिलों का जो 60% भाग है, यह उत्तर प्रदेश, बिहार में है। जो चीनी मिलें हैं, इनके हिस्से का 60% यूपी, बिहार में मिल जाएगा। और यह उद्योग मौसमी है, अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? मौसमी है क्योंकि एक मौसम के अनुसार ही इसका उत्पादन किया जाता है, और फिर जो मौसम सूखा रहता है, बरसात का दिन नहीं रहता है, तो इसको फिर कटाई, इसके पेराई का कार्य किया जाता है गुड़, खांडसारी, चीनी तैयार करने में। पिछले कुछ वर्षों में देखें तो इन मिलों की संख्या दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ गन्ने में क्या होता है, अधिक सुक्रोज की मात्रा होती है, अधिक चीनी की मात्रा होती है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है, क्योंकि ठंडी जलवायु, नमयुक्त जलवायु मिल जाती है इधर, इस वजह से भी। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल रही हैं। सहकारी समितियां मिलकर काफी कार्य करती है, तो इधर भी इसका प्रतिस्थापन हमें देखने को मिला है। इस उद्योग की जो प्रमुख चुनौतियां हैं ना, वो इस प्रकार हैं। जैसे इस उद्योग का अल्पकालीन कालिक होना, पुराने व असक्षम तकनीक का इस्तेमाल, परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पे कारखाने में न पहुंचना, खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना, ये सारी चीजें हैं। खनिज आधारित उद्योग हम देखें तो खनिज आधारित उद्योगों में उन्हें शामिल करते हैं जो खनिज और धातुओं के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करें, तो वही तो खनिज उद्योग होंगे। खनिज आधारित उद्योग कहलाएंगे वे जिसमें खनिजों का प्रयोग करेंगे। तो जैसे हम आगे देखते हैं किन किन विशेष खनिजों के नामों के बारे में, कौन कौन से खनिज उद्योग शामिल हैं। जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग, ये विशेष उद्योग हो गया। इसमें देखते हैं जो लोहा तथा इस्पात उद्योग है, ये एक आधारभूत उद्योग माना जाता है, क्योंकि इस जितने भी उद्योग, छोटे छोटे उद्योग स्थापित किए जाते हैं, कोई भी उद्योग हो, कृषि से लेकर वस्त्र उत्पादन तक, सारी चीजें क्या है, ये आधार प्रदान करता है सबको। इन्हीं के द्वारा फिर वो सारी चीजें स्थापित की जाती हैं।
क्योंकि ये अन्य सभी भारी, हल्के, मध्यम उद्योग इनसे बने मशीनरी पे ही निर्भर होते हैं, लौह तथा इस्पात उद्योग पे। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण, विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की हमें आवश्यकता पड़ती है। देखिए हम आगे देखते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी स्थूल होते हैं। इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल, चूना पत्थर का अनुपात लगभग कितना है? देखिए दिया है 4:2:1 का अनुपात है, यानी लौह अयस्क 4 अनुपात में चाहिए, कोकिंग कोयला 2 और चूना पत्थर 1, तब जाके हमें एक लौह इस्पात तैयार किया जा सकता है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा भी मिलाई जाती है ताकि इस कठोर बनाया जा सके, टूटे नहीं। इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? यह याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए भी सक्षम परिवहन की भी आवश्यकता होती है। वर्ष 2016 में दिया है कि भारत जो है 956 लाख टन इस्पात विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में ये तीसरा स्थान हासिल कर लिए थे और 2016 में यह स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2016 में यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 63 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत जो है 208 किलोग्राम, यानी वैश्विक स्तर की बात हो रहा है कि वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति खपत है 208 किलोग्राम, लेकिन भारत की खपत 63 किलोग्राम थी। आगे हम देखते हैं, ये चार्ट स्पष्ट नहीं हो रहा है तो इसे हम छोड़ देते हैं। हम देखते हैं, जैसे यहाँ दिया है कि भारत में कुल इस्पात उत्पादन, जैसे वर्ष में दिया हुआ है 2010 की बात कर रहा है, इसमें 68.62 था मीट्रिक टन उत्पादन। 2011 में ये था 75, देखें लगभग 12 में यही 81.68, 13 में हुआ 87.67, ऐसे करते करते हम देखें तो कुछ ना कुछ बढ़ा है ये। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2015-16 में घट गया है, 14 में रहा है 92.16, ये 92 से 91 हो गया है, और 2016-17 में लगभग अच्छी मात्रा में बढ़ा, ये 191 से 101 हो गया है। आगे हम देखते हैं, इस समय भारत जो है 10 प्रमुख संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र भारत में शामिल हैं। देखिए ये सारे देखिए क्या है, यहाँ दिया है इसका चित्र। ये सारे लौह इस्पात उत्पादक, ये लौह उद्योग के क्षेत्र हैं। लोहा और इस्पात देखिए यहाँ दिए हैं, लोहा और इस्पात संयंत्र हैं ये सब। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, यहाँ दुर्गापुर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, इधर बोकारो हो गया झारखंड में, जमशेदपुर हो गया झारखंड में, भिलाई हो गया हमारा कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। लौह इस्पात संयंत्र हैं बहुत बड़े बड़े, बहुत प्रमुख है। राउरकेला हो गया उड़ीसा का, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का, ये हो गया विजयनगर, भद्रावती, ये सब हो गए कर्नाटका के लौह इस्पात संयंत्र हैं। और सलेम हमें तमिलनाडु का, ये प्रमुख भारत के प्रमुख लौह इस्पात संयंत्रों में शामिल किए जाते हैं। आगे हम देखते हैं, जैसे यहाँ दिया है कि मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र होते हैं जिनमें विद्युत भट्ठी, रद्दी इस्पात, स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इनमें रद्दी रोलर्स होते हैं जिनमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु और मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने, उसे आकार देने तक की प्रत्येक क्रिया की जाती है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं, और 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन है। भारत में छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है, इसमें अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है, और इस प्रदेश में
इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षित हमें कह सकते हैं कि स्थिति मिल जाती। इस वजह से क्या है कि छोटा नागपुर पठार जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा इसकी संकेंद्रता। देखिए इन मिलों ऐसे की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, वो स्थानीय बाजार में इनकी मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित, ये सारे कारण है जो कि यहाँ पे इसके संकेंद्रण के लिए जिम्मेदार है। यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश भी है, तथापि हम इनकी पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पा रहे, पूरी संभावना का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके निम्न कारण है, जैसे उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता, कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता है, कम श्रमिक उत्पादकता है, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति है और अविकसित अवसंरचना आदि। इस वजह से थोड़ा कम विकास हो पा रहा है। हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं, हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग पूर्ति हेतु पर्याप्त है। निजी क्षेत्र में देखें तो उद्यमियों के प्रयत्न से उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों का निर्यात करने की भी आवश्यकता है। ये देखिए दिया हुआ है, ये भारत और चीन में कच्चा इस्पात उत्पादन, भारत और चीन का दिया हुआ है कच्चा। देखिए ये दिया, ये जैसे चीन हो गया, यहाँ पे ये चीन का सिंबल, ये भारत का दिया है सिंबल। ये दिया 2012 में कच्चा लौह इस्पात, यहाँ पे दिया है ना नीचे कच्चा इस्पात उत्पादन। देखिए 2012 में भारत कहाँ है, चीन कहाँ है, भारत कितना उत्पादन कर पा रहा है और चीन कितना उत्पादन कर रहा है। इस चार्ट से हम देख कर कि भारत और चीन के में कितना अभी जमीन आसमान का फर्क हम देख पा रहे हैं। आगे हम देखते हैं एल्युमिनियम प्रगलन, इस उद्योग के बारे में। देखिए भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। ये हल्का है, जंग अवरोधी है, ये उष्मा का सुचालक है, लचीले तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। इसे हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता, शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बढ़ा है। देश के एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में ये उद्योग स्थित है एल्युमिनियम प्रगलन के। आगे हम देखते हैं यहाँ से, जैसे देखिए ये दिया नालको, नालको भी एक क्या है, एल्युमिनियम प्रगलन, ये भी एक संयंत्र है, यानी इस संस्था का नाम है। नालको प्रगालक में पट्टी लेप मिल, ये उद्योग का चित्र दिया हुआ है। देखिए जो प्रगालक हैं क्या करते हैं, प्रगालकों में जो होते हैं ये बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। और प्रवाह चार्ट से नीचे भी दिया है, इसमें एल्युमिनियम निर्माण प्रक्रिया दर्शाता है कि कौन कौन सा किस प्रकार से निर्माण प्रक्रिया किया जाता है। तो निर्माण प्रक्रिया इस चार्ट स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो हम निर्माण प्रक्रिया को छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि इसके स्थापना की क्या आवश्यकताएं हैं, मुख्य किस आवश्यकता को ध्यान में रखकर स्थापना की जाती है। जैसे दिए गए स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, नियमित ऊर्जा की पूर्ति और कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। यदि वहां पे नियमित ऊर्जा की आपूर्ति हो पा रही है तभी तो हम फिर वहां पे आवश्यक दशाएं, ये मुख्य आवश्यक दशाएं होंगी तभी इसकी स्थापना की जा सकती है। जैसे देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप दिया है, आइए इसको हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि एक कारखाना प्लास्टिक हैंडल वाले एल्युमिनियम के बर्तन निर्मित करता है और यह प्रगालकों से एल्युमिनियम प्राप्त करता है, प्रगालक क्षेत्र जहाँ पे कर रहे हैं उनसे एल्युमिनियम प्राप्त कर लेता है और किसी अन्य फैक्ट्री से प्लास्टिक का सामान ले लेता है। सभी निर्मित बर्तन एक माल गोदाम में ये भेज दिए जाते हैं। ठीक, यहाँ दिया है कि कौन सा कच्चा माल परिवहन लागत में सबसे अधिक लागत वाला है अथवा क्यों, आप सोच के बताइए। परिवहन के लिए सबसे सस्ता कच्चा माल कौन सा है और क्यों, इसे आप क्रियाकलाप के माध्यम से सोच सकते हैं, सोच कर लिख सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि पैकेजिंग के बाद तैयार माल की परिवहन लागत कम होगी अथवा एल्युमिनियम और प्लास्टिक परिवहन लागत अपेक्षा अधिक होगी, क्यों? क्योंकि जो तैयार माल के बाद जिसका भार घट जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी परिवहन लागत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
जिसका भार बढ़ेगा उसका परिवहन लागत बढ़ जाएगा। आगे हम देखते हैं रसायन उद्योग के बारे में। देखिए, भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है, फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है और यह उद्योग एशिया का जो है तीसरा बड़ा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वां स्थान रखता है। भारत का रसायन उद्योग, इसमें लघु तथा बृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयां सम्मिलित हैं और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। और कार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई, ये सारी चीजें निर्माण में प्रयुक्त की जाती हैं। नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा ऐश, कांच, साबुन, शोधक, अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत उत्पन्न किए जाते हैं और कास्टिक सोडा आदि शामिल किए जाते हैं। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? आइए आगे हम पढ़ेंगे, फिर हमें समझ में आएगा या हमें वर्तमान में भी समझ में आ रहा है कि क्यों है। कार्बनिक रसायनों में देखिए, जैसे पेट्रो रसायन शामिल है जो कृत्रिम वस्त्र में उत्पाद में लगेंगे, कृत्रिम रबड़ बनाने में, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायन बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। तो हमें रसायनों की कितनी आवश्यकता पड़ती है, हर एक जो भी सामान बनाए जा रहे हैं, दवाई से लेके खाद्य पदार्थ या उपभोग की वस्तुएं जो भी है, सब में। ये उद्योग तेल संयंत्रशालाओं तथा पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप पर स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि वहां से हमें बहुत सारे रसायन मिल जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि रसायन उद्योग जो है अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न कर लेता है जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि अथवा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। ऐसे ही उत्पादों की एक आप सूची बना सकते हैं, बनाइए। आगे हम देखते हैं उर्वरक उद्योग। रसायन उद्योग के बाद देखेंगे उर्वरक उद्योग। देखिए, उर्वरक उद्योग जो है नाइट्रोजनी उर्वरक है, मुख्यतः यूरिया, फास्फेटिक उर्वरक डीएपी, अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास शामिल हैं। इनके उत्पादन क्षेत्रों में इर्द गिर्द केंद्रित है। तीसरी अर्थात पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटास या पोटेशियम यौगिकों के भंडार नहीं है। हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में भी फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। वो अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ये सारे राज्य शामिल है जो कि जैविक उर्वरकों का प्रयोग उत्पादन करते हैं। उर्वरक उद्योग। अब हम देखेंगे सीमेंट उद्योग। देखिए, सीमेंट उद्योग के बारे में यह है कि ये निर्माण कार्यों जैसे कि घर बनाने, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध, अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है और इसे भी हम शामिल कर सकते हैं एक आधारभूत उद्योग के अंतर्गत। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है इसको बनाने में, सीमेंट बनाने में। देखिए देखिए हम तो इस उद्योग की जो इकाइयां हैं गुजरात में लगाई गई हैं और क्योंकि यहाँ से इसे खाड़ी के देशों के बाजार की उपलब्धता पड़ती है तो यहाँ से निर्यात भी कर दिया जाता है। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे इनकी स्थापना की गई है। पहला देखिए सीमेंट उद्योग दिया है कि जो पहला सीमेंट उद्योग लगाया गया था सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था और स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार भी हुआ। गुणवत्ता में देखें तो सुधार के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के बाजारों में मांग बढ़ी है। यह उद्योग उत्पादन निर्यात दोनों ही रूपों में प्रगति पे है और इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आगे हम मोटर गाड़ी देखें तो मोटर गाड़ी उद्योग जो है, मोटर गाड़ी यात्रियों, सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया बहुउपयोगी वाहन है और इस सब निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों की मांग बढ़ी है, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार,
दोपहिया तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है और यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु के आसपास सारे स्थित हैं। आगे हम सूचना और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की बात करते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है इसके अंतर्गत जो है आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्यूलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर, दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक उपकरण बनाए जाते हैं सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के अंतर्गत। ये HCL रूपनगर में केबल निर्माण, किस तरह से केबल का निर्माण किया जा रहा है इसका यहाँ पे चित्र दिया गया है। आगे है कि बेंगलुरु में हम देखें तो बेंगलुरु जो है भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में है, नाम से ख्याति प्राप्त है। वो इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र मुंबई भी है, दिल्ली भी, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, ये सारे के सारे हैं। इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। और यह भी अत्यंत रोचक है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। आगे हम देखते हैं औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। देखिए, औद्योगिक प्रदूषण जो होता है, यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल, पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे वायु हो गया, जल, भूमि, ध्वनि, इन सारे प्रदूषण मतलब ये सारी चीजें प्रदूषित होती है। सभी प्रकार के उद्योगों से कुछ न कुछ उनसे प्रदूषित चीजें निकलती हैं जो कि इन सबको प्रदूषित करती हैं, प्रभावित करती हैं। देखिए, प्रदूषित करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी शामिल है। आगे एक एक करके हम प्रदूषण के बारे में जानते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं वायु प्रदूषण को। देखिए, यहाँ पे वायु प्रदूषण दिया हुआ है। इसमें है कि अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सारे वायु प्रदूषण के कारण बनते हैं बाद में जाके। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थ भी होते हैं। ये ठोस व द्रव्य दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूलि, स्प्रे, कुहासा, धुआं, ये सारे रसायन और कागज उद्योग जो है, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रज्वलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन, छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों को उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं? वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों, पूरे पर्यावरण पे क्या करते हैं, सारे के सारे दुष्प्रभाव डालते हैं। जल प्रदूषण देखते हैं हम, तो जल प्रदूषण में उद्योगों द्वारा कार्बनिक, अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों की नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र, रंगाई उद्योग है, तेल शोधनशालाएं हैं, चमड़ा उद्योग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग, ये सारी चीजें इसमें शामिल की जाती हैं। आगे हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ दिए कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं, जैसे ये इसमें दिख नहीं रहा है स्पष्ट। हम आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया है कि अपमार्जक अम्ल, लवण, भारी धातु में जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक, रबड़, ये सारे के सारे कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। और इन कृत्रिम रसायनों से क्या होता है, फिर हमारा जल प्रदूषण होता है। भारत में मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश हो गया, फॉस्फोजिप्सम, लोहा इस्पात की अशुद्धियां शामिल की जाती हैं। तापीय प्रदूषण देखते हैं, तो तापीय प्रदूषण के अंतर्गत जब कारखानों तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों में उड़ेल दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा, बताएं। देखिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का अपशिष्ट, परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार, अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवणता तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ ही प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक
पहुंचकर उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। आगे हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। देखिए जो ध्वनि प्रदूषण है, इससे खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण अक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यवस्थाएं भी बढ़ती हैं। अनचाही ध्वनि उत्तेजना मानसिक चिंता स्रोत है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी, विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यदि हम देखें पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम कैसे कर सकते हैं हम? कारखाना द्वारा जो निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित हो जाता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है? इसके कुछ निम्न उपाय इस प्रकार दिया है, जैसे कि विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा इसे पुनः उपयोग किया जाए। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु हम वर्षा जल का क्या करें? संग्रहण भी करें। इस तरह से हम सुनिश्चित कर सकते हैं। और नदियों, तालाबों में गर्म जल अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका हम शोधन कर लें, तब उसमें छोड़ें। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। जैसे यहाँ चरण भी दिया है कि पहले यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन करें। इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई करें, उनके छोटे-छोटे टुकड़े करना, फिर उनको ढकना, तलछट जमाव आदि सम्मिलित हैं। दूसरे में जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन कार्य किए जाते हैं। जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन। इसमें अपशिष्ट जल को पुनः चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जा सकता है। देखिए जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है, वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। कि जहाँ खुद ही कम है और ये सारी चीजें रसायन छोड़ दिए जाए तो वो तो और भी प्रदूषित हो जाएगा। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक और छेपड़ लगाए जाएं। स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है और ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण भी करे। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी बनने चाहिए। सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की भी हमें क्या है जरूरत है। ये देखिए दिए फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत वाहित मल उपचार संयंत्र लगाया गया ताकि यहाँ से अशुद्धिकरण कुछ कम करके उस जल को उसमें भेजा जाए। देखिए ये है राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह यानी एनटीपीसी द्वारा दिखाए गए कुछ मार्ग है। ये मार्ग क्या है आइए देखते हैं इसे। देखिए यहाँ दिया है जैसे कि भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत कारपोरेशन विद्युत प्रदान करने वाले प्रमुख एक तो निगम है ये। इसके पास पर्यावरण प्रबंधन तंत्र के लिए ISO प्रमाण पत्र है और यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन जैसे कि जल, खनिज तेल, गैस, ईंधन संरक्षण नीति हिमायती है तथा इन्हें ध्यान में रखकर विद्युत संयंत्र की स्थापना ये करता है एनटीपीसी। जिसे ऐसा निम्न उपयोग द्वारा संभव है जैसे आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का हम सही उपयोग करके विद्यमान उपकरणों में सुधार कर लें। अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन करें। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा करें। वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करें। तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण तथा राख संग्रहण प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को हम कम करें। और सभी ऊर्जा संयंत्रों का पारिस्थितिकीय रूप से मॉनिटरिंग, समीक्षा करना, ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना, ये सारी चीजें कार्य करके हम क्या कर सकते हैं, इन प्रदूषणों को कम कर सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये सारे एनटीपीसी द्वारा सुझाए गए मार्ग हैं या वो सुझाव देता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।